हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? हाँ मैम, यस मैम आ रही। मैम मैम बोलो। मैम 2 मिनट वो कर लीजिए, डिले कर लीजिए, कृष्णा आ रहा है ना, ठीक है, ज्वाइन नहीं हो रहा। चलो हो जाएगा। ये बताओ, अच्छा एक चीज पूछ रहे हैं, तब से तुम बताओ, अभी स्टार्ट बाद में हम करेंगे। यस मैम। ये कृतिका का हम लोग का फर्स्ट चैप्टर हो गया है। यस मैम, हो गया बताओ, है, आ गया। फर्स्ट चैप्टर हो यस गया ना मैम। कृतिका का? ठीक। यस मैम। उसके बाद क्षितिज में आपका जो गद्य खंड है, गद्य खंड है, उसमें कहाँ तक हुआ यस मैम। है? उसमें गद्य। हाँ, गद्य खंड हाँ में देखो, दो आपको हम जितना बता दे उतना। गद्य खंड में आपका एक क्वेश्चन आंसर होता है, एक लेखक परिचय होता है, यही दो होता है ना गद्य खंड में। यस मैम। इन दोनों को देखकर बताओ कहाँ तक हुआ है आप लोगों का। यहाँ तक हो चुका ना, यशपाल लखनवी अंदाज तक हो हाँ मैम, चुका है। यशपाल। हाँ मैम, यशपाल तक हुआ था। बाकी सबका लेखक परिचय क्वेश्चन आंसर लिख लिए होगे तुम लोग। हाँ कृष्णा तुम भी लिख लिए हो? कृष्णा मैम अभी पूरा नहीं हुआ है। कहाँ तक हुआ है? 2 चैप्टर तक हुआ होगा ना? हाँ अच्छा चलो ठीक है, कर लेना। ठीक है, ओके मैम। कर लेना। क्या आवाज कर रहा है? श्रेष्ठ। खट खट। फिर उसके बाद है, फिर है आपका काव्य खंड में आपका कहाँ तक हुआ है? बताओ श्रेष्ठ। श्रेष्ठ श्रेष्ठ बोलो। काव्य खंड में आपका सूरदास, दूसरा है तुलसीदास, फिर है देव, ये 3 चैप्टर हो गया था। बताइए कृष्णा, बताओ बेटा। यस मैम। कृष्णा क्या सूरदास, तुलसीदास, देव तीनों चैप्टर हो गए? यस मैम। श्रेष्ठ यस मैम। श्रेष्ठ यस क्या मैम। आवाज हो रहा? अलग रूम में चले जाओ तुम, आवाज बहुत हो रही है खटखट की, अलग रूम में चले जाइए, या फिर मना कर दीजिए। 30 मिनट की क्लास होती है, मना कर दो उतनी देर के लिए। ठीक। मैम तो ये सूरदास, बताओ, तुलसीदास, देव, ये हम लोग के हो गए हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या क्वेश्चन से सब किए हो ना? हमने भेजा था, आप लोग किए हो? क्योंकि हमने एक का अर्थ लिख पाया था, बाकी 2 का हमने बता दिया था, ये लिख लेना। देखे होगे वीडियो ना? यस मैम। श्रेष्ठ कृष्णा देखे थे ना? अब यस चलो, मैम। अच्छा गद्य खंड का हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर आपका क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। दयाल सक्सेना। ठीक है, चैप्टर आपका है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक, आपको इनके बारे में पढ़ना है। पहले हम इसका लेखक परिचय देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या इसमें बताया गया है। ठीक, समझ रहे हो? चलो, तो देखो, ये जो थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था? सन 1927 में। इनका जन्म हुआ था 1927 में। जिला इसका क्या था? बस्ती, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? किनका?
इनका जन्म सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 1927 में। 70। जिला क्या था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बस्ती। ठीक। इनकी उच्च शिक्षा कहाँ से हुई थी? इलाहाबाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी सन 1983 में। 83। ठीक। तो ये आप पढ़ते हैं, इतना इनका मेन जो है वो लिखवा दिए कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक आकाशवाणी में, सहायक प्रोड्यूसर, विमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया, मतलब अचानक उनका निधन हुआ। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। जो ये दयाल सक्सेना थे वो कैसे थे? उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। ये क्या क्या थे? यह कवि भी थे, ये कहानीकार भी थे, और उपन्यासकार भी थे, निबंधकार भी थे और नाटककार भी थे। ठीक। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां क्या थी? कांट की घाटियां, कुआं नदी जंगल का दर, खूंटियां पर टंगे लोग कविता संग्रह था, पागल कुत्तों का मसीहिया, सोया हुआ जल, लड़ाई कहानी संग्रह थी। ठीक है। लाख की नाक, चर्चे और चरखे, अनेक लेखों का इन्होंने संग्रह किया। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। साहित्य अकेडमी की तरफ से इनको क्या मिला? इनको पुरस्कार मिला था। किस पर? खूंटियों पर टंगे लोग पर। सर्वेश्वर की पहचान मध्य वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्य वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेताब सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता रहती है। अब चलते हैं, इसका पढ़ते हैं। ठीक है। इनके चैप्टर का क्या नाम? माननीय करुणा की देव चमक, जो इन्होंने लिखा है। फादर का जहर बाद से नहीं मरना चाहिए था। जो फादर थे उनको जहर के बाद नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। मिल गया पेज नंबर तुम लोग को? पेज नंबर 85 देखो। तो इन्हें क्या कहा जा रहा है कि इनको जहर से, फादर है, फादर जानते हो? फादर, पापा नहीं, और कौन फादर होते हैं? अच्छा हाँ, क्राइस्ट। क्रिश्चियन में जो क्राइस्ट होते हैं। हाँ। तो कहा जा रहा है जो फादर को जहर खाकर नहीं मरना चाहिए था, और जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास, इनके रगों में क्या था? हमेशा मिठास ही बहता था ना, और कुछ नहीं था। इसके लिए इस जहर का विधान क्यों? फादर ने फिर जहर खाया ही क्यों था?
यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? अब समझ में नहीं आता है, जो हमारा ईश्वर था पूछा जा रहा, किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। हम लोग प्रभु की आस्था जिसमें रखते थे वही हमारा अस्तित्व था। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफेद चौके से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई, मारती भारी पूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर है। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसकी साक्षी था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों को दबाव में अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। इसके आगे पढ़ो, श्रेष्ठ पढ़ो, इसके आगे। श्रेष्ठ, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। ये पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। श्रेष्ठ, क्या हुआ? अरे कृष्णा, हाँ मैम, मैम पढ़ रहा था मैम। मैम म्यूट हो गया था ना मैम, मैं पढ़ रहा था। चलो पढ़ो। उनको देखने की करुणा का निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनसे बात करने का कर्म में संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वो दिन परिमल के वो दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। मुझे बंधे जैसे थे जिससे बड़े फादर जिससे जिसके बड़े फादर मैम क्या बोल के बोलते थे। लिखा। हमारी हंसी मजाक में वह दिलचस्प शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों 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 जैसे गोष्ठियों मतलब जानते हो क्या होता है? पता नहीं। गोष्ठियों मतलब होता है जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, जहाँ पे हम लोग अच्छा बातचीत करते हैं, अच्छा पंचायत करते हैं ना, वही गोष्ठियों होता है। फिर मैं वह गंभीर बहस करते थे। हमारी रचनाओं का बेबाक राय और सुझाव देते थे। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हों। अपने अ, हम अपने क्या नहीं पढ़ पा मैम रहे हो? मैम ये क्या लिखा है? ये पुरोहित जैसे विभाग राय खड़े रह सुझाव देते हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो, हमें अपने आशीषों से भर देते हैं। आशीर्वाद जिसे कहते हैं। हाँ, फिर उसके बाद मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख से पहली बार अन्न डालना अन्न डालना। याद आता है। मैम अन्न मतलब अन्न मतलब नहीं जानते? अनाज खाना। ओके मैम। समझ गए? अन्न डालना जो हम याद लोग, आता है और नीली हमारा आंखों जीवन की किससे चमक। चलता है? अनाज से चलता है ना। हम जो अनाज खाते हैं, जो यस हम मैम। खाना खाते हैं, उसी को अन्न कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और नीली आंखों की चमक तैरते व्यास भी जैसे किसी ऊंची पर देव द्रव की छाया में खड़े हों। मैम देव द्रव मतलब देवदारू एक बड़ा सा लंबा पेड़ होता है, देखे होगे देवदार का। देवदार, अशोक, ये सब जो पेड़ होते हैं बहुत लंबे, नारियल का पेड़ बहुत लंबे होते हैं कि नहीं होते हैं? यस मैम। होते हैं ना। जैसे बरगद है वो तो छोटा रहता है, बरगद का पेड़ तो छोटा रहता है, लेकिन हाँ ये जो क्या होते हैं लंबे एकदम खड़े रहते हैं। देवदार का, देवदार की छाया में खड़े हो। फिर कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़क पर फादर की साइकिल चलते
दिख दिख रही रही है। दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए देखिए, उसने उसे पढ़ लिया है, और मैं मैं कहना कहना चाहता हूँ चाहता हूँ कि उनको क्रोध भी नहीं उनको देखा, क्रोध में कभी आवेश नहीं देखा, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है। और और ममता ममता तथा तथा प्यार प्यार में लबालब लबालब छलकत छलकता महसूस किया है। महसूस किया है। फिर अक्सर उसके बाद उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम 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 में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरपूर था। दो भाई, एक बहन, माँ पिता माता सभी थे, पिता सभी थे। सभी थे। जिस नाम अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। भारत मैं है, मैं जन्मभूमि जन्मभूमि मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, फ्रेंड्स चैपल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। यहाँ पर लेखक बता रहा है फादर के बारे में। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। अपने आभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया और एक भाई काम करता है। उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3-4 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, अब आप सब छोड़कर क्यों चले गए आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों से सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तो एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यहाँ था। उनकी शर्त मान ली। यहाँ पर समझ में आ रहा क्या है? एक फादर बुल के हैं और एक उनकी बात की जा रही है, लेखक की बात की जा रही है। वो बता रहे हैं कि जो फादर थे वो पढ़ाई करते थे, अच्छी पढ़ाई करते थे, उन्हें लगा था कि इंजीनियर बनेंगे। लेकिन एक समय बाद उन्होंने क्या किया? संन्यास ग्रहण किया। जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तो जो संन्यास लेते हैं तो उनकी जो आखिरी इच्छा होती है संन्यास लेने से पहले, तो वो पूरी की जाती है कि उस टाइम उस संन्यास लेने से पहले वो कर सकता है। तो इनकी क्या इच्छा थी कि मैं भारत जाऊं, लेकिन क्यों थी ये नहीं पता। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसस संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र बर्मन हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। कृष्णा, यस मैम। पढ़ोगे इसके बाद? 87 पेज नंबर पे है, सेकंड लाइन। बुक नहीं है, बुक होना चाहिए हिंदी की। नहीं है बुक मैम तुम्हारे बुक पास? हिंदी की नहीं है। नहीं। चलो सुरेश तुम पढ़ो। जैसा
पढ़ो। मैम ये भारत जाने की बात, शोध प्रबंध, यहाँ से पढ़ो, पेज नंबर 87 पे हाँ। सेकंड लाइन, शोध प्रबंध। मैम 87 पे तो इनकी फादर की फोटो है, 87 पेज पे। अच्छा पढ़ो पहले, भारत जाने की बात क्यों उठी, ये वाला है। यस मैम। हाँ पढ़ो यहाँ से। भारत जाने की बात क्यों उठी, नहीं में यह था कि उनकी शर्त मान ली और वह भारत आ गए। पहले जिसठ संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई, फिर 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से BS किया और फिर इलाहाबाद में MA। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरी की। राम कथा, उत्पत्ति और विकास परमेल में उसे उसके अध्याय पढ़े गए थे। पढ़े गए। फादर ने मैम के लिखा है मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया, नीली पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग अध्यक्ष हो गए और यही उन्होंने अपने प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार किए और वह बाइबिल का अनुवाद भी। और वही बीमार पड़े, फिर पटना आए, उसके बाद दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहते और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर फादर वर्ल्ड संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता था कि है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद, अब हम पढ़ने रुको, दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वहां जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते खोज कर, समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए आक्टाए तर्क देते। बस इसी के एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी सवालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से संतावना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्माती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी आज वहां नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों को सूजी उंगलियों को सुलझाए ताबूत में जिस्म पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर फिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के
निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छां वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आंख मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार विजेंद्र और स्नातक अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला और जैन और मसीहिया समुदाय के लोग पादरीगढ़ उनके बीच में गहरे पसंद पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी जो अकेले उस संकड़ी सड़के की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। यहाँ तक समझ में आया श्रेष्ठ? बताओ श्रेष्ठ, यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो। यस मैम। यहाँ पर क्या बताया गया? जो फादर थे, फादर की बात की जा रही थी ना, वो संन्यास लेना चाह रहे थे। संन्यास में उन्होंने क्या मांगा कि उसके पहले मैं इलाहाबाद जाना चाहता हूँ। वहाँ इलाहाबाद भी गए। इलाहाबाद में उन्होंने क्या किया, लग ही नहीं रहा था ये संन्यास ग्रहण करने वाले हैं। ये दिल्ली गए, इनको जहाँ घूमने का मन था वहां घूमने, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। इसके बाद पढ़ो, फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। पढ़ो। फादर की देह पहले कब्र पर लिटाई गई। फिर मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ रांची के फादर, मतलब मसीहा, जो मसीहा होते उस विधि से। किसमें मैम? फिर जो मसीहा होते, मसीहा क्रिश्चियन में होते हैं ना, मसीह नहीं कहते यीशु मसीह, तो उनकी विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। फिर उन्हें हिंदी का महासी विधि से प्रार्थना, फिर सेट फादर प्रिंसिपल ने उनका जीवन के कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फादर बल की धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसा रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वाले की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलना हो। इसका अर्थ जाने, इसका अर्थ समझ गए? नम आंखों को गिनना स्याही फैलना। हाँ मैम, जैसे स्याही फैल जाती है इंक, तो उसको गिन नहीं सकते हम लोग, इतने उसी तरह जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इतने लोग रोए थे। फिर उसके बाद इस तरह हमारे बीच से वह चले गए। हमने से सब अधिक छायेदार फल फूल गंध से भरे हुए, सब अलग अलग होकर, सब ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराते हुए खड़े थे, जिसकी स्मृति में सबके मन में जो उनके निकट किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धांत हूँ।
तो समझ में आया कि उसकी मृत्यु फिर हो जाती है। ठीक है, उसकी मृत्यु कैसे होती मैम है? ये रियल में थे ना फादर बल? हाँ, फादर बुल्के, फादर बुल्के फादर नाम था इनका। ये क्या था? ये क्या था? संस्मरण था। ठीक है, स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की जो विश्वसनीयता होती है, जो आपका जो स्मृति होती है, जो हमेशा हम लोग याद रखते हैं, उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के, इनका पूरा नाम क्या था? फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। ये किसने लिखा था? सर्वेश्वर ने लिखा था। सर दयाल अब सक्सेना ने। भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजा पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है यूरोप में। ठीक है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को, लेकिन उन्होंने कार्य कहाँ पे किया? भारत में, इसीलिए वो भारत आए थे। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। फादर बुल्के तो सन्यासी हो गए थे, लेकिन पारंपरिक रूप से वो रीति रिवाजों से नहीं थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था। सर्वेश्वर का जो इन्होंने लिखा है उनके बारे में, उनसे बहुत ही गहरा संबंध था, जिसकी झलक हमें संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा बोलियों का अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। मतलब इन दोनों का प्रेम का उदाहरण माना जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो। तो इसका पहले लेखक परिचय लिखोगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ना। पहले इसका लेखक परिचय लिख लेना, उसके बाद आप उसका शब्दार्थ कीजिएगा। ठीक है, शब्दार्थ है आपका पेज नंबर 89 पर। शब्दार्थ कहाँ है? पेज नंबर 89 पर आपको इसको करना है। इसके पहले आप इसका जीवन परिचय लिखोगे। ठीक, क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा आपको? यस मैम। क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा ना। तो पहले इसका लेखक परिचय लिखना, फिर शब्दार्थ लिखना, फिर क्वेश्चन आंसर करना। आपके पास 2 दिन का टाइम है, आज और कल। कल छुट्टी रहेगी आप लोगों की ना? हाँ छुट्टी है। हाँ, मैसेज जाएगा, पता चल जाएगा कल छुट्टी है। तो जहां तक हमने काम करवा दिया गद्य खंड में, काव्य खंड में, सभी बच्चों को बता देना, स्पेस अपने जो टाइम फ्रेंड से बता देना कि दोनों में काम कंप्लीट कर लें पूरा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया? अभी होगा तो पता चल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस मैम। मैम वो सर कोई बता रहे थे ना। चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत और कुछ पूछना है? नो मैम। चलो ठीक है, तो Thank you, जहां तक ma'am. पढ़ा दिए वहां तक तैयार करो अच्छे से और लिख लो कॉपी में। ठीक, थैंक यू क्लास। Thank you, मैम।